सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शियाओ ने अपना स्क्रिप्चर सभी लोगों के साथ बांट दिया था, जिससे सभी खुश थे क्योंकि स्क्रिप्चर हर तरह के मेथड वाले लोगों के लिए सुटेबल था। फिर सभी डिसिपल अपने अपने दावों को दिखाने लग गए थे और बॉर्डरलैंड में जाने वाले लोगों का सिलेक्शन स्टार्ट हो गया था। शियाओ ने अपना सबसे पावरफुल दाव जागृत किया था। फिर उन सभी डिसिपल को बॉर्डर एरिया में ले जाया गया था। वहाँ शियाओ को गॉडेस लियू का ठुंड नजर आया था, जिन्होंने नेदरवर्ल्ड के लोगों को मारकर 9 हेवन रियल के लोगों को बचाया था। फिर सभी डिसिबल को लेने के लिए उनके अपने क्लेन के लोग आ गए थे, लेकिन शियाओ और उसके दोस्तों को लेने के लिए कोई नहीं आया था। इस वजह से वांग और जिन कबीले के लोग उनका मजाक उड़ाने लगे और उनके क्लेन का अपमान करने लगे। तभी वहाँ एक फेरी उन्हें लेने के लिए आ गई। फिर हम देखते हैं कि वो फेरी नीचे उतर आती है। शियाओ से देखकर खुश हो जाता है क्योंकि वो फेरी किंग जियान होती है। फेरी किंग जियान कहती है, इमोर्टल सिटी में तुम्हारा स्वागत है। पिछली मुलाकात को बरसों बीत गए। काओ युशेंग कहता है, चलो कोई तो है जो निडर है और हमारे साथ चलने को तैयार है। वांग कबीले का एक एल्डर कहता है, फेरी ये किंग जियान ये पापी खून वाले वंश के लोग हैं। फेरी किंग जियान कहती है, मैंने अभी सुना कि कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तुम आखिर किसे पापी खून कह रहे हो और किस तरह की तबाही की बात कर रहे हो? तुम में से किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि स्टोन क्लेन के वंश को शर्मिंदगी के खंबे पर टांग दिया गया है। तभी जिन एल्डर हंसते हुए कहता है, यही सच है। लेकिन किंग जान कहती है, शायद ऐसा नहीं है। तुम सभी को दिल से माफी मांगनी चाहिए और कुछ लोगों का तो मुंह तोड़ देना चाहिए। वांग कबीले का एल्डर गुस्से में कहता है, फेरी हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम्हारा रुतबा बहुत ऊंचा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस मामले में दखल दो। वो अपना ओरा फैलाता है और कहता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ, स्टोन कबीला कलंकित है और ये बात पूरी तरह सच है। किंग जान कहती है, तुम बार बार पापी खून और कलंक की बात कर रहे हो और फिर भी मेरे सामने ऐसा बोलने की हिम्मत कर रहे हो। तभी दूसरा एल्डर कहता है, पापी खून की औलादे कलंक के खंबे पर टंगी है और अब यह तय हो चुका है कि इन्हें मरना होगा। तभी आसमान से 3 तेज एनर्जी वेव नीचे आती है। पूरा ग्राउंड कांप उठता है। जमीन चीरते हुए इंपियल पास के 3 पूर्वजों की मैनिफेस्टेशन बॉडी बाहर आ जाती है। उनसे जबरदस्त दबाव फैलता है। शियाओ और बाकी सभी एल्डर ये देखकर पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। तीनों एंसेस्टर अपने ओरा से वांग और जिन कबीले के एंसेस्टर पर दबाव डालते हैं। वो घुटनों पर झुकने लगते हैं। सब हैरान थे, हमने तो सच ही कहा था, फिर हमें सजा क्यों मिल रही है? तभी एक और एनर्जी वेव फैलती है। एक एल्डर घबराकर कहता है, अपनी बकवास बंद करो, इन पूर्वजों की आत्माएं हमारी बातों से नाराज हो चुकी है। अगर एक और शब्द बोला तो हम सब मारे जाएंगे। किंग जियान कहती है, तुम लोगों की कोई हैसियत नहीं है कि तुम सिन ब्लड वालों पर सवाल उठाओ। अब असली एंसेस्टर नाराज हो चुके हैं, या तो अपने गुनाह कबूल करो या फिर अंजाम भुगतो। सभी एल्डर डरकर खड़े हो जाते हैं। वो हाथ जोड़कर कहते हैं, सीनियर कृपया शांत हो जाइए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो अपने गालों पर थप्पड़ मारने लगते हैं, हमें माफ कर दीजिए। तभी एंसेस्टर की बॉडी से चमकदार एनर्जी निकलती है। वो शियाओ और उसके साथियों को चारों तरफ से घेर लेती है और उन्हें वहां से टेलीपोर्ट कर देती है। वांग और जिन कबीले के लोग ये देखकर पूरी तरह सन्न रह जाते हैं। अब हम इंपियल पास के एंसेस्ट्रल एरिया में पहुंचते हैं। सभी लोग वहां टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं। काओ युशेंग स्टेचू के पास जाकर कहता है, यहाँ सिर्फ पत्थर की मूर्तियां क्यों हैं? वो हाथ जोड़कर कहता है, एंसेस्टर आप सामने क्यों नहीं आते? मैं आपको दिल से सम्मान देता हूँ, कृपया सामने आइए और हमें गाइड करें। तभी किंग जियान कहती है, क्या तुम सच में उनसे मिलना चाहते हो? काओ युशेंग मनी मन सोचता है, अगर मैं एंसेस्टर से आमने सामने मिल लूं तो शायद मैं उनसे कोई रेयर ट्रेजर भी मांग पाऊं। तभी शियाओ आगे आता है और कहता है, ये एंसेस्टर वाकई में मेरे स्टोन क्लेन के पूर्वज है। किंग जियान बताती है, ये स्टोन क्लेन के एंसेस्टर है और दूसरी साइड वाले फायर क्लेन के एंसेस्टर है और इनके साथ वाले इनके साथी योद्धा थे। शियाओ कहता है, ये बॉर्डरलैंड की रक्षा करने वाले 7 किंग्स में से 3 है। किंग जियान कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, यह एंसेस्ट्रल एरिया इन बलियों की तपस्या की जगह हुआ करती थी। यहीं पर इन्होंने अपना बलिदान दिया था। इन तीनों एंसेस्टर का जीवन और मृत्यु पूरी तरह रहस्यमय है और अब ये इस दुनिया में किसी भी रूप में मौजूद नहीं है। अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो तो पहले तुम्हें खुद को मारना होगा। तुम्हारी आत्मा दूसरी दुनिया में जाकर ही उनसे मिल सकती है। ये सुनकर काओ युशेंग तुरंत मना करता है, नहीं नहीं, अब मैं इनसे बिल्कुल नहीं मिलना चाहता। शियाओ कहता है, अगर इन एंसेस्टर की आत्मा इस दुनिया में मौजूद नहीं है तो जो जायंट
मैनिफेस्टेशन हमने देखा था, क्या वो सब नकली थे? और तुमने इतनी पावरफुल एनर्जी वाले मैनिफेस्टेशन कैसे बनाए? इस पर किंग जियान बताती है, मैंने इनके लिए पूरी दुनिया के एंसेस्टर की हड्डियों का इस्तेमाल किया और इन पत्थरों में बची हुई यादों को जगा दिया। कोई नहीं जानता कि इस दुनिया में ये एंसेस्टर अब जीवित नहीं है। शियाओं के मन में सवाल उठने लगते हैं, आखिर इनके पास दूसरी दुनिया के पूर्वजों की हड्डियां कैसे हैं? अनलान, यूतवो और लुओमो, ये तीनों ही दूसरी दुनिया के बेहद शक्तिशाली एंसेस्टर थे और इस लड़की ने उनकी हड्डियों को जला दिया। किंग जियान कहती है, बेवकूफी भरी बातें मत सोचो, मैंने दूसरी दुनिया के लोगों का शिकार नहीं किया। ये हड्डियां मेरे फैमिली मेंबर्स को मिली थी और उन्होंने मुझे सौंप दी थी और ये बस कुछ टूटी फूटी हड्डियां ही थी। इन्हें बचाकर रखने का कोई फायदा नहीं था। अच्छा हुआ कि आज ये काम आ गई। काओ युशेंग कहता है, क्या ये पावरफुल ट्रेजर की बर्बादी नहीं है? हमारे लिए तो ये चीजें बहुत कीमती थी, पर अब मुझे समझ आया, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगी हो, इसीलिए मुझे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। तभी किंग जियान एक क्रीपी सी मुस्कान देती है और उसी पल आसमान से जोरदार थंडर स्ट्राइक होती है। एंड किंग समझ जाता है कि काओ युशेंग पर हमला होने वाला है। वो तुरंत उसके कंधे से हटकर शियाओ के पास आ जाता है। अगले ही पल काओ युशेंग पर तेज बिजली गिरती है। वो बुरी तरह से घायल होकर दूर जा गिरता है। काओ युशेंग दर्द से कहराते हुए कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो कम से कम मुझे चोट तो मत पहुंचाओ। वो रोने लगता है। किंग जुआन कहती है, अगर इन एंसेस्टर की आत्माएं यहाँ होती तो ट्रिब्यूट इस मॉर्टल वर्ल्ड को और ज्यादा समय तक बनाए रख सकता था। शियाओ कहता है, तुमने जो एंसेस्टर बॉडी क्रिएट की, क्या सच में वो लोग धोखा खा गए होंगे? फेरी कहती है, जिंदा लोगों से डरने में वो मजा नहीं आता जो भूतों और आत्माओं से आता है, और मुझे उस वक्त बहुत मजा आएगा जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी। वो गुस्से से पागल हो जाएंगे और उनके नाक कान से धुआं निकलने लगेगा। मुझे अभी से सोचकर ही काफी मजा आ रहा है। काओ युशेंग कहता है, मजा तो है, पर मुझे डर है कि वो इस मामले को इतनी आसानी से रफा दफा नहीं होने देंगे और बाद में बदला लेने जरूर आएंगे। किंग जियान कहती है, आखिर तुम इतने डरते क्यों हो? तुम चिंता मत करो, तुम इतनी जल्दी नहीं मरोगे। उसने उसका भविष्य देखा था, इसलिए वो कहती है, तुम बस इसे एक टेस्ट समझो, तुम मरने वाले नहीं हो। काओ युशेंग पूछता है, तुम ये सब आखिर कैसे जानती हो? पर वो इस सवाल का जवाब नहीं देती। वो कहती है, तुम्हें लेने वाले आने वाले हैं। आगे तुम्हें अपने दर्द को पार करके कई सारी अपॉर्चुनिटी का सामना करना पड़ेगा और ये वक्त ही बताएगा कि तुम किस मुकाम पर पहुंचोगे। तभी वहाँ दो एल्डर आ जाते हैं जो इंपियल सिटी के ऑफिशियली रिसेप्शन एनोई होते हैं। शियाओ और उसके सभी साथी उनके साथ जाने लगते हैं। फेरी किंग जुआन शियाओ को जाते हुए देख रही होती है। वो मन ही मन कहती है, मैं काफी जल्दी आ गई। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे इस पापी खून का इल्जाम कितना बेतुका है, पर मैं इस मामले में तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकती। उसे फ्यूचर का शियाओ दिखाई देता है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब हमें इंपियल पास एंसेस्ट्रल एल्डर का सीन दिखाया जाता है। वांग और जिन कबीले के एल्डरों को पता चल गया था कि उस फेरी किंग जियान ने अपने स्टोन कार्विंग का इस्तेमाल करके उन्हें बेवकूफ बनाया। वो कहते हैं वो वास्तव में बहुत ही चालाक है, इसीलिए वो अपने एंसेस्टर को जगाने के लिए पुकारते हैं ताकि वो उसे सजा दे सके। तभी एक एनर्जी प्रकट होती है और आवाज आती है, एंसेस्टर्स अभी साधना में लीन है, इसीलिए तुम सब लौट जाओ। दूसरा एल्डर कहता है, आखिर ऐसा क्यों है? वो पापी खून वाले अभी भी अपने सिस्टर की पूजा करते हैं। उन्होंने न सिर्फ उनकी आत्मा को बुलाया बल्कि उन एशियन एंसेस्टर से हमें डराया भी, और फिर भी वो स्टोन कबीले के तीनों भाई हमसे माफी मांगने नहीं आए। उन्हें सख्त सजा जरूर मिलनी चाहिए। तभी आवाज दोबारा आती है, एक बार एंसेस्टर ने कहा था कि सिर्फ दाओ ही मायने रखता है, बाकी किसी चीज का कोई अर्थ नहीं, इसीलिए इस मामले को जाने दो। एक एल्डर कहता है, क्या आप इस अपमान को यूं ही निगल सकते हैं? उसका साथी एल्डर उसे शांत करते हुए कहता है, भाई अभी हमें सब्र रखना चाहिए। वो स्टोन कबीले के तीनों भाई अभी इंपियल पास में हैं। उन्हें कुछ भी हो भर्ती के नियम तो मान नहीं होंगे। मैं भी चाहता हूँ कि स्टोन कबीले का कोई वारिस जिंदा बचे, पर वो तीनों छोकरे मिलकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और हमारे पास काफी वक्त है, हम बाद में उनसे निपट लेंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।